कोवेलेंट रेडियस क्या होती है बच्चों? देखो लिखो इसमें, कोवेलेंट रेडियस में लिखो, it is the half of the it is half of the internuclear distance, it is half of the internuclear distance between two covalently bonded atoms. It is half of the internuclear distance between two covalently bonded atoms. It is half of the internuclear distance between two covalently bonded atoms. ठीक है बच्चे? Yes, sir. फॉर्मूला लिख लिया, लिख लीजिए कोवेलेंट रेडियस का। internuclear distance by 2। इसमें ये जरूरी है कि एटम्स के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड होना चाहिए, अगर कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है तो फिर प्रॉब्लम है। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड होना चाहिए एटम्स के बीच में। नोट कर लिया बच्चों? तो जितने भी कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स Yes, होते हैं, जितने भी कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कि आपका H2 मॉलिक्यूल है, तो H2 मॉलिक्यूल में हम देखते हैं कि ये इस तरीके से होता है, इसके बीच का इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ कर दीजिए, ये आपकी कोवेलेंट रेडियस हो गई। ठीक है, मॉलिक्यूल में कोवेलेंट बॉन्ड होना चाहिए, तब निकाल लेते हैं हम। अब जैसे यहां से हमने हाइड्रोजन की निकाल ली, ठीक है, और अगर हमें HCl में बॉन्ड लेंथ निकालनी है तो HCl की बॉन्ड लेंथ कैसे निकालेंगे? HCl की बॉन्ड लेंथ निकालनी है तो हम Cl2 की निकाल लेंगे, Cl2 भी कोवेलेंट मॉलिक्यूल है, ऐसे यहां से Cl2 की निकाल लेंगे। ठीक है, ये हमारी Cl की हो गई, और यहाँ से ये हो गई H की। H और Cl की बॉन्ड लेंथ को ऐड कर देंगे, HCl की बॉन्ड लेंथ निकल आएगी। बात समझ में आई बेटा? यस सर। ठीक है, तो ये इतना केमिस्ट्री में आगे सीखने के लिए इसकी बहुत ज्यादा कोई जरूरत नहीं है, बस पता होना चाहिए। दूसरा होता है वॉन डेर वाल रेडियस, इसको भी आप समझ लीजिए, बहुत ज्यादा इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आगे। वॉन डेर वाल रेडियस क्या होती है? ये कहते हैं कि भाई जिन मॉलिक्यूल्स में कोवेलेंट बॉन्ड है ही नहीं, उसको कैसे कैलकुलेट करें। जैसे इनर्ट गैस होती है हाइड्रोजन, ये हीलियम गैस है, ये तो बनाती ही नहीं कोवेलेंट बॉन्ड, यहाँ क्या करें? तो कहता है ठीक है भाई, ऐसा करो, इसमें जब हीलियम के दो एटम पास पास होंगे, क्लोजेस्ट पोजीशन पे होंगे, उस टाइम पे इनकी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ ले लो। ठीक है, तो लिखे जरा इसकी डेफिनेशन। इट इज हाफ ऑफ द it is half of the it is half of the internuclear distance of two nearest molecules. It is half of the internuclear distance of two nearest molecule. It is half of the internuclear distance between two nearest molecule. ठीक है बच्चों, अब देखो
इसमें क्या होता सर है एक बच्चे? मिनट सर, ये सिर्फ नोबल गैसेस के लिए होगा? नोबल गैसेस के लिए होगा या दूसरे मॉलिक्यूल में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो जैसे हम हीलियम की बात करें या नियॉन की बात करें, तो वहां पे वॉन डेर वाल्स रेडियस तो कैलकुलेट कर नहीं सकते। अब एक हीलियम एटम ये है, दूसरा हीलियम एटम ये है, ये पास पास आ गए, कितना भी पास पास आ जाए, कभी इतना पास पास तो आएंगे नहीं जितना कोवेलेंट मॉलिक्यूल में होता है। बताओ, ये कितना भी पास पास आ जाए, इतना पास तो कभी आएंगे नहीं, क्योंकि इतना पास तभी आएंगे जब कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, तो वो तो पॉसिबिलिटी है नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, जब ये क्लोजेस्ट पोजीशन पे होंगे तब इनकी हम रेडियस निकालेंगे। ठीक है, ठीक है बच्चे। तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, वॉन्डरवॉल रेडियस में क्या होगा, वॉन्डरवॉल रेडियस में ये होगा कि इतनी, देखो ये एरर आ गई, इतनी एरर दिख रही है आपको। रेडियस तो पूरी यहां से यहां तक की होगी, रेडियस तो जो आप मेजर करोगे वो तो इतनी होगी, लेकिन उसमें इतनी एरर होगी। एक्चुअल में रेडियस कम होगी, बट जो मेजर करने के बाद मिलेगी वो ज्यादा होगी। है बात सही कि नहीं, बताओ भाई। यस सर। अगर इसी मॉलिक्यूल की, इशिका ध्यान से सुनना, आकाशवी, अगर इसी मॉलिक्यूल की हम कोवेलेंट रेडियस कैलकुलेट करते, ये मान लो R1 है, ये R2 है, तो R1 कम आती R2 से। ये बात समझ पा रहे हो कि नहीं? कोवेलेंट रेडियस तो ऐसे कैलकुलेट होती, वॉन्डरवॉल में इतना एरर आ रहा है, इतनी ज्यादा आ रही है वॉन्डरवॉल रेडियस एक्चुअल रेडियस से। यस सर। अगर यस किसी सर। एलिमेंट की हम कोवेलेंट रेडियस कैलकुलेट करें और वॉन्डरवॉल रेडियस कैलकुलेट करें, तो वॉन्डरवॉल रेडियस क्या होगी, इट विल बी ऑलवेज, इट विल बी ऑलवेज ग्रेटर ग्रेटर दैन। देन कोवेलेंट रेडियस। ठीक है, ये याद रखना। अब जैसे मान लो क्लोरीन की हम बात करें, इसमें क्या बोला गया है कि जब कोई दो मॉलिक्यूल नियरेस्ट पोजीशन पे हो, जैसे हम मान के चलते हैं दो Cl2 मॉलिक्यूल हमने ले लिया, ध्यान से देखना, एक Cl2 मॉलिक्यूल ये ले लिया हमने, एक Cl2 मॉलिक्यूल हमने ये ले लिया, और एक Cl2 मॉलिक्यूल हमने ये ले लिया। उसने क्या बोला, उसने कहा कि दो नियरेस्ट मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल ये, एक मॉलिक्यूल ये, कहता है कि जब दो नियरेस्ट मॉलिक्यूल पास पास होंगे तब आप उनको, उनकी आपको वॉन डेर वाल्स रेडियस कैलकुलेट करनी है। तो भाई ये एक मॉलिक्यूल ये, एक मॉलिक्यूल ये, इन दोनों के बीच की रेडियस कैलकुलेट कर लीजिए। तो बताइए, क्लोरीन की रेडियस इतनी आ गई, ये R1, बोलो जी, यस सर। ना। और यही क्लोरीन की अगर वॉन डेर वाल्स कैलकुलेट करनी होती तो हम इसका हाफ करते, बताओ करते ना इसका हाफ, दो एटम्स के बीच के इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ करते, तब ये इतनी आती R2, तो R1 हमारी बड़ी आई ना R2 से। यस सर। ठीक है ना। तो ये दो मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल ये है आपका, एक मॉलिक्यूल ये है, इन दोनों के बीच के इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ किया तो हमें मिली वॉन डेर वाल्स रेडियस। वॉन डेर वाल्स रेडियस हमारी कितनी है, वॉन डेर वाल्स रेडियस हमारी इतनी है, ये यहां से लेके और यहां तक, इसको थोड़ा सा ऐसे कर लिया जाए, उसमें इतनी है, ये इतनी एरर आ रही है, ये जो मैंने डैश किया हुआ है, इसमें डार्क किया हुआ है, ये इतनी एरर आ रही है। तो बात समझ में आई आपको? अगर आप किसी एटम के लिए वॉन डेर वाल्स रेडियस कैलकुलेट करते हो, दैट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन कोवेलेंट रेडियस। ठीक है बच्चे? यस सर। नोट कर लीजिए इसको जल्दी से। सर कर लिया सर। कर लिया सबने? चलिए आगे चलते हैं हम लोग। यस सर।
तो ये था हमारा Yes, वॉन्डरवॉल, sir. मेटेलिक रेडियस, वॉन्डरवॉल और कोवेलेंट रेडियस। एक टर्म और भी होता है बच्चों, मेटेलिक रेडियस, मेटेलिक रेडियस। लेकिन मेटेलिक रेडियस में और कोवेलेंट रेडियस में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। इसीलिए एनसीईआरटी कहती है कि भाई ऐसा है कि देखो मेटेलिक रेडियस और वॉन्डरवॉल रेडियस को आप लगभग सेम मान के चलो, ठीक है, सेम मान के चलोगे तो सही रहेगा, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इसलिए अलग अलग पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, तो मैं आपको दिखाता हूं। बहुत अच्छा एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है, लेकिन एनसीईआरटी की लैंग्वेज थोड़ी सी आपको पता है कि थोड़ी सी क्रिटिकल होती है, तो मैं आपको समझाता भी हूँ। तो काशवी बेटा रीड करना जरा एटॉमिक रेडियस। Atomic radius. You can very well imagine that finding the size of an atom is a lot more complicated than measuring the radius of a ball. Do you know why? Firstly, because the size of an atom is approximately 1.2, that is 1.2 into 10 raised to the power minus 10 meter in radius, is very small. Secondly, since the electron cloud surrounding the atom does not have a sharp boundary, the determination of the atomic size cannot be precise. In other words, there is no practical way by which the size of an individual atom can be measured. However, an estimate of the atomic size can be made by knowing the distance between the atoms in the combined state. One practical approach to estimate the size of an atom of a non-metallic element is to measure the distance between two atoms when they are bound together by a single bond in a covalent molecule, and from this value, the covalent radius of the element can be calculated. आगे। For example, the bond distance in the chlorine molecule is 198 pm, and half this distance, 99 pm, is taken as the atomic radius of chlorine. For metals, we define the term metallic radius, which is taken as half the internuclear distance separating the metal cores in the metallic crystal. For example, the distance between two adjacent copper atoms in solid copper is 256 pm. Hence, the metallic radius of copper is assigned a value of 128 pm. For simplicity, in this book, we use the term atomic radius to refer to both covalent or metallic radius, depending on whether the element is a non-metal or a metal. Atomic radii can be measured by X-ray or other spectroscopic methods. हाँ जी, देखिए वो कहता है, यहाँ से देखिए क्या कहता है, इतना पार्ट क्या कह रहा है, फॉर सिंप्लिसिटी इन दिस बुक वी यूज द टर्म एटॉमिक रेडियस टू रिफर टू बोथ कोवेलेंट और मेटेलिक रेडियस डिपेंडिंग ऑन वेदर द एलिमेंट इज नॉन मेटल और अ मेटल। ठीक है, वो इसलिए दोनों को एटॉमिक रेडियस ही बोल दे रहा है क्योंकि मेटेलिक रेडियस को एनसीईआरटी ने कहीं इंट्रोड्यूस नहीं किया केमिस्ट्री में। ठीक है, हम लोग निकालते कैसे एटॉमिक रेडियस को, एक्सरे से। वही एक्सरे जो जब किसी को फ्रैक्चर हो जाता है तो उसका बोन्स का एक्सरे लिया जाता है, वही एक्सरे सेम कंपाउंड्स में लिया जाता है, एटम्स में लिया जाता है। ठीक है, एक्सरे वही चीज है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, एक मिनट। The atomic radius of a few element are listed in table 3.6। ये atomic radius दी हुई है, ये देखिए पिकोमीटर में है आपका। लिथियम की 152, बेरिलियम की 111, और इधर जाने पर लेफ्ट टू राइट डिक्रीज हो रही है। ठीक है, सोडियम की भी लेफ्ट टू राइट जाने पर इसमें ग्रुप 3 में डिक्रीज हो रही है। ओके, we can explain these trends in term of nuclear चार्ज एंड एनर्जी लेवल। एनर्जी लेवल बच्चों क्या होता है, शेल्स, है ना, मैंने आपको बताया था शेल्स को क्या बोलते हैं हम लोग, मेन एनर्जी लेवल। ठीक है, तो हम लोग मेन नंबर ऑफ शेल्स और एनर्जी लेवल मतलब न्यूक्लियर चार्ज मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में बता सकते हैं। तो लेफ्ट टू राइट जाने पे मैंने आपको बताया कि क्या होता है, शेल्स सेम रहती हैं पूरे पीरियड में और न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, इसीलिए एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो जाती है। अब यहाँ से रीड करो बेटा। सर मैं ही करूं? हाँ आप ही करोगे।
The atomic size generally decreases across the period, as illustrated in figure 3.4a, for the elements of the second period. It is because within the period, the outer electrons are in the same valence shell, and the effective nuclear charge increases as the atomic number increases, resulting in the increased attraction of electrons to the nucleus. Within the family or vertical column of the periodic table, the atomic radius increases regularly with the atomic number, as illustrated in the figure. For alkali metals and halogens, as we descend the groups, the principal quantum number n increases and the valence electrons are farther from the nucleus. This happens because the inner energy levels are filled with electrons, which serve to shield the outer electrons from the pull of the nucleus. Consequently, the size of the atom increases as reflected in the atomic radii. हाँ जी, आगे रीड करिए. Note that the atomic radii of noble gases are not considered here. Being monatomic, then non-bonded radii values are very large. In fact, radii of noble gases should be compared not with the covalent radii, but with the van der Waals radii of other elements. हाँ जी, देखिए उसने लिखा तो सही चीज है, लेकिन पूरा ट्विस्ट करके लिखा हुआ है. इसका ये जो लिखा हुआ है कि जो वॉन डेर वाल रेडियाई है वो इनर्ट गैस के केस में होती है, और इसीलिए इनर्ट गैस का जो साइज होता है वो पूरे पीरियड में सबसे ज्यादा होता है. क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि वहां हम कोवेलेंट रेडियस तो कैलकुलेट कर नहीं सकते, वहां तो हम वॉन डेर वाल रेडियस कैलकुलेट करेंगे. वॉन डेर वाल जो मेथड है कैलकुलेट करने का, उस मेथड से हमेशा ज्यादा ही आएगी रेडियस. तो इसलिए वॉन डेर वाल रेडियस का जो साइज होता है एटम का, उसको मतलब वॉन डेर वाल रेडियस को कोवेलेंट रेडियस के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोवेलेंट के साथ कंपेयर करिए, वॉन डेर वाल को वॉन डेर वाल के साथ कंपेयर करिए. ठीक है ना? तो इसीलिए वो कहता है कि इस टेबल में हमने इनर्ट गैस के एलिमेंट को नहीं दिया है, क्योंकि ये जो हम वैल्यू लिख रहे हैं ये सारी वैल्यू किसकी है? कोवेलेंट रेडियस की. बात समझ में आती बच्चों? ठीक है. Yes, sir. Yes, तो sir. जो इनर्ट गैसेस होती हैं उसमें हम वॉन डेर वाल रेडियस कैलकुलेट करते हैं, और जो आपका नॉर्मल एलिमेंट्स होते हैं उसमें हम मेटेलिक रेडियस या कोवेलेंट रेडियस कैलकुलेट करते हैं. ठीक है. Yes, sir. चलिए ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मेटेलिक रेडियस, मेटेलिक कैरेक्टर. मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है बच्चों? लिखिए, द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू लूज इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड मेटेलिक कैरेक्टर. The tendency of an atom to lose electron is called metallic character. The tendency of an atom to lose electron is called metallic character. ठीक है बच्चों? लिखिए वेरिएशन लिखिए इन पीरियड. लिखिए, on moving left to right, metallic character decreases due to decrease in size. On moving left to right, metallic character decreases due to decrease in size. ग्रुप्स में लिखिए, on moving top to bottom, metallic character increases due to increase in size.
मेटेलिक कैरेक्टर जो होता है बेटा साइज ऑफ एटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। साइज जहां ज्यादा होगा, जिस एटम का साइज ज्यादा होगा उसका मेटेलिक कैरेक्टर भी ज्यादा होगा। ठीक है, तो ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज होता है, इसलिए मेटेलिक कैरेक्टर भी डिक्रीज होता है। ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम साइज आपका इंक्रीज होता है, इसलिए मेटेलिक कैरेक्टर भी इंक्रीज होता है। ठीक है जी। नेक्स्ट लिखिए नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर लिखिए। इसमें लिखिए टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर।